वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 563 है, यूपीपीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम पॉलिटी के प्रश्नों पर राज्य व्यवस्था। आज डेट 28 जून है, ठीक है, और आज का ये लास्ट टेस्ट है जीएस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, राज्यों की विधान परिषदों द्वारा, राज्यों की विधानसभा विधान परिषदों द्वारा, नगर पालिका के सदस्यों एवं ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा। बताइए। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा, क्योंकि हर स्टेट में विधान परिषद तो होती नहीं है। तो देखिए, अनुच्छेद 80(4) के अनुसार राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ठीक है। तो अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता। ठीक है, स्थायी सदन है एक, यह स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? कौन भंग कर सकता है राज्यसभा को? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय? चूँकि यह एक स्थायी सदन है तो इसको भंग नहीं किया जा सकता। तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जा सकते हैं? ये पूरा राज्यसभा से रिलेटेड ही है टेस्ट। कितने किए जा सकते हैं? 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 80(1) फर्स्ट यानी ए के तहत अनुच्छेद 80(3) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति जो है मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष अनुभव प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। पहली अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी नरगिस दत्त थी। देखिए, राज्यसभा के लिए नहीं बल्कि लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, इसके लिए तो 30 वर्ष है ना। नरगिस दत्त थी, करेक्ट है। तो राज्यसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष नहीं 30 वर्ष है। भारत की पहली अभिनेत्री जिन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था नरगिस दत्त थी। ठीक है, उनका कार्यकाल 3 अप्रैल 1980 से 3 मई 1981 तक रहा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है वो? ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न। 249, अनुच्छेद 249। तो संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के विषय, ठीक है, राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना राष्ट्र हित में आवश्यक है, तो संसद, भारत की पार्लियामेंट उस विषय पर कानून बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? ठीक है, राष्ट्रपति को अपदस्थ करना है? नहीं, लोकसभा की भी तो जरूरत पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करना मतलब हटाना अपने पद से। अकेली नहीं कर सकती राज्यसभा, लोकसभा की भी जरूरत पड़ेगी। एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संतुष्टि करना, बिल्कुल। आर्टिकल 312 अनुच्छेद याद आया होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संतुष्टि करना राज्यसभा का अनन्य अधिकार है, लोकसभा की इसमें आवश्यकता नहीं है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं के लिए यदि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों के समर्थन से संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? क्या है भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में? इसमें राज्यों के स्थानों का आवंटन है। ठीक है, तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों के लिए अलग अलग स्थानों का आवंटन है
और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। देखिए, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान 5वीं अनुसूची में और 6ठी अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में प्राप्त हैं? कौन सा क्षेत्र है वो है संविधान में संशोधन करने के विषय में। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर करते हैं। तो दिए गए विकल्पों में राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां संविधान में संशोधन करने के संबंध में है। संविधान संशोधन हेतु विधेयक चाहे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाए, ठीक है, उसे दोनों सदनों में अलग अलग पृथक पृथक पारित होना अनिवार्य होता है। किसी भी में आ सकता है, वो पहले लोकसभा में पहले आ सकता है, राज्यसभा में पहले आ सकता है। 10वां प्रश्न है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में, या इनमें से कोई नहीं? संसद के दोनों सदनों में। तो देखिए, संसद के दोनों सदनों में संघीय क्षेत्रों को यानी केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। शेष संघीय क्षेत्रों को इसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। ठीक है, लोकसभा में अधिकतम 20 सदस्य और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए लाइन, ये पूरा एक बार में पढ़नी पड़ेगी। लोकसभा में अधिकतम 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों का। तो 530 हो गए राज्यों के और 20 हो गए संघ शासित प्रदेशों के या केंद्र शासित प्रदेशों के। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? किस सभा का सदस्य उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा का नहीं होता, क्योंकि उपराष्ट्रपति होता है। तो देखिए, राज्यसभा का पदेन सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, मनोनीत नहीं लेते उसमें, लेकिन उपराष्ट्रपति का मनोनीत भी वोट दे देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 89 एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 12वां प्रश्न है, बिना अनुमति के कितने दिन तक संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? कितने दिन तक बताइए? 60 दिन, 30 दिन, 90 दिन या 120 दिन? 60 दिन। तो देखिए, अनुच्छेद 101(4) के अनुसार संसद एवं, ठीक है, अनुच्छेद 101(4) के अनुसार संसद और अनुच्छेद 190(4) के अनुसार राज्य का विधानमंडल किसी सदस्य की सदस्यता तक, ठीक है, ये तक फालतू का है। अनुच्छेद 101(4) के अनुसार संसद और अनुच्छेद 104 के अनुसार संसद और अनुच्छेद 190(4) के अनुसार राज्य का विधानमंडल किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाएगी जब वह 60 दिन की अवधि तक संसद की अनुमति के बिना, ठीक है, उसके सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है। तो अब देखिए, ये जो गणना होती है इन दिनों की, इस गणना में कुछ दिन जो है छोड़े जाते हैं। देखिए, 60 दिन की गणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं रखा जाता जिसके दौरान जो सदन है वो सत्रावृत रहा हो, ठीक है, या फिर निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए वो स्थगित रहा हो। इन दिनों को उसमें गिना नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13वां प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? बताइए, 2 बार, 3 बार, 4 बार? 2 बार होना आवश्यक है। तो संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र के अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम, प्रश्न क्या, कम से कम 2 बार संसद के प्रत्येक सदन की बैठक होना अनिवार्य है। नंबर 14 पर आ जाइए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित कर दिया गया? वो कौन सा आर्टिकल है जो भारत के किसी भी न्यायालय को प्रतिबंधित करता है कि आप संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं कर सकते? अनुच्छेद 122।
तो संविधान के अनुच्छेद 122 में न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच ना किए जाने का प्रावधान जो है इसमें किया गया है। सीधा सीधा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। 122 अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 15 पर आज अंतिम प्रश्न है ये। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और किसी अन्य सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है बताइए। मर्यादा, पक्ष त्याग, अंतर्प्रदन या फिर बैठ जाना। देखिए हिंदी में अगर नहीं आएगा, इसी तरह से देवनागरी में लिखा होगा वहाँ पर। बताइए क्रॉसिंग द फ्लोर है या यील्डिंग द फ्लोर है। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। घटना यील्डिंग द फ्लोर कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है, इसे बैठ जाना कहते हैं। ठीक है, यील्डिंग द फ्लोर। यील्ड का मतलब होता क्या है वैसे, उपज। ठीक है, उपज होता है, लेकिन यहाँ एक वर्ड है ये पॉलिटी का। ठीक है, राज व्यवस्था का। यील्डिंग द फ्लोर, एक सदस्य को बोलते हुए अध्यक्ष रोक सकता है, बैठने के लिए कह सकता है। ठीक है, चलिए तो 15 प्रश्न थे राज्य व्यवस्था के, इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लीजिएगा। धन्यवाद।